प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी में। सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही राइस व्यापारी था। अगर वह चाहता तो आसानी से एक पूरी सड़क और एक छोटी सी गली चांदी के सिक्कों की बनवा सकता था, पर वह ऐसा बेवकूफ़ नहीं था। वह अपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल करता था। वह एक तांबे का सिक्का भी तब तक नहीं देता था जब तक कि बदले में चांदी का सिक्का न मिल जाए। वह एक होशियार व्यापारी था, पर वह भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। उसके मरने के बाद उसके बेटे को उसका सारा ही पैसा मिला। वह जमा करने से ज़्यादा खर्च करने में होशियार था। वह हर रात को पार्टियों में जाता था और पैसे पतंगे बनाता था। यही नहीं, जब समुद्र के किनारे जाता तो पत्थर तराने की जगह सोने के सिक्के तैराता था। जल्दी ही उसके सब रुपए ख़त्म हो गए। अब उसके पास सिर्फ 4 आने और एक जोड़ी घिसा हुआ जूता और एक पुराना कोट बचा, और उसके सब दोस्त उसे छोड़ गए। उसका एक दोस्त इतना दयालु था कि उसने उसे एक पुराना बक्सा दिया और कहा कि इसमें अपना सामान डालकर निकल जाओ। तो उसके पास बक्से में डालने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह खुद ही उसमें बैठ गया। और ये एक अजीब बक्सा था। उसका ताला दबाने पर वह उड़ सकता था। व्यापारी के बेटे ने वही किया और बक्सा उसे लेकर उड़ने लगा। वह चिमनी में से निकलकर ऊपर बादलों में बहुत दूर उड़ता गया। बक्सा चरमरा रहा था। उसमें बैठा हुआ लड़का डर रहा था कि कहीं उसका तला ही ना निकल जाए, क्योंकि तब तक वह बहुत ऊंचाई से गिर जाता। पर ऐसा नहीं हुआ। बक्सा उड़ता हुआ सीधा तुर्की की ज़मीन पर जाकर उतरा। तो व्यापारी के बेटे ने बक्सा जंगल में पत्तों के नीचे छिपा दिया और पैदल शहर की तरफ चल दिया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुर्की में सभी कोट और स्लीपर पहन कर घूमते थे। और रास्ते में उसे बच्चे को उठाए हुए एक आया मिली। वह बोला कि आओ तुर्की की आया। शहर के बाहर दाहिनी तरफ ये कैसा किला है जिसकी के खिड़कियां इतनी ऊंची हैं कि राक्षस के अलावा वहां कोई भी झांक नहीं सकता। तो उसने जवाब दिया कि वहां एक राजकुमारी रहती है। एक भविष्यवाणी के बाद कि एक प्रेमी उसे बहुत ही दुख पहुंचाएगा, इसलिए उसे वहां रखा गया है, जिससे कि राजा रानी के महल में ना होने पर भी कोई उससे मिलने के लिए ना आ सके। व्यापारी के बेटे ने उसे धन्यवाद कहा और वापस जंगल की तरफ भागा, जहां उसने अपना बक्सा छिपाया था। वह उसमें चढ़ा और उसे महल की छत पर ले गया और फिर एक खिड़की से राजकुमारी के पास पहुंचा। वह एक सोफे पर सो रही थी और वह इतनी सुंदर थी कि व्यापारी का बेटा उसे देखता ही रह गया। वह जाग गई और एक अजनबी को देखकर डर गई, पर लड़के ने उसे बताया कि वह तुर्की का भगवान है और हवा में उड़कर उससे मिलने के लिए आया है। राजकुमारी ये सुनकर खुश हो गई। दोनों सोफे पर पास पास बैठे रहे। लड़का उसे कहानियाँ सुनाता रहा। उसने एक कहानी उसकी आंखों पर बनाई और कहा कि उसकी आंखें जंगल के बेहद सुंदर तालाब जैसी हैं और जिसमें विचार जल परियों की तरह तैरते रहते हैं। और उसने कहा कि राजकुमारी का माथा बर्फ़ के पहाड़ जैसा है, जिसमें बड़े बड़े सुंदर कमरे थे, जिनकी दीवारें सुंदर तस्वीरों से सजी हुई हैं। उसने उन सारसों की कहानी सुनाई जो कि छोटे छोटे भोले भाले प्यारे बच्चे लेकर आते थे, और उनकी कहानियाँ बड़ी अच्छी थीं। कहानियाँ सुनाने के बाद उसने राजकुमारी के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने हामी भर दी। वह बोली कि तुम शनिवार को फिर आना। उस दिन राजा रानी शाम की चाय के लिए आते हैं और उन्हें बड़ा ही गर्व होगा कि मैं तुर्की के भगवान से शादी कर रही हूँ। पर ध्यान रखना कि उन्हें अच्छी सी परियों की कहानी सुनानी होगी। मेरी माँ को अच्छी नीतिपरक कहानियाँ पसंद हैं और पिता को मज़ेदार हंसाने वाली कहानियाँ। व्यापारी के लड़के ने खूब मुस्कुराकर कहा कि मैं शादी के तोहफे के तौर पर कहानियाँ ही लाऊंगा।
और अलग होने से पहले राजकुमारी ने उसे एक तलवार दी जिसकी मुठ पर बहुत से सोने के सिक्के लगे हुए थे और उसे उन्हीं की ज़रूरत थी। व्यापारी का बेटा उड़कर वापस चला गया तो उसने अपने लिए एक नया कोट खरीदा, फिर जंगल में लौटा और शनिवार को सुनाने के लिए कहानियाँ बनाने लगा। ये काम आसान नहीं था पर उसने कहानियाँ बना ही ली। तब तक शनिवार भी आ गया। राजा रानी पूरी सभा के साथ राजकुमारी के पास बैठे हुए चाय पी रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसका स्वागत किया। फिर रानी बोली कि अब तुम हमें एक एक कहानी सुनाओ जिसमें गहराई और सीख हो। व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश हर दिन सुबह सुबह अपने छोटे से जाल के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी लेकिन वह अपने काम में बहुत ही मेहनती था। वह समुद्र की लहरों के साथ जूझता और रोजाना नई मछलियाँ पकड़ता। एक दिन जब रमेश समुद्र की गहराइयों में मछलियाँ पकड़ने के लिए गया तो उसने एक अजीब चीज़ देखी। पानी के नीचे एक चमकदार चीज़ उसे नज़र आई तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अपने जाल को उस दिशा में फेंक दिया। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक पुरानी चोटी थी जिसमें एक खूबसूरत जिन बंद था। जब जिन ने जाल से बाहर निकलते हुए कहा कि धन्यवाद मछुआरे भाई, तुमने मुझे आज़ादी दिलाई है। मैं तुम्हें 3 आशाएं पूरी करने का वादा करता हूँ। रमेश हैरान था लेकिन उसने अपनी खुशी छिपाई नहीं। उसने जिन से कहा कि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे एक बड़ा और मजबूत नाव मिले ताकि मैं समुद्र में दूर जा सकूं। जिन ने अपनी जादुई शक्ति के प्रयोग किया और अगले ही पल रमेश के सामने एक विशाल नाव प्रकट हुई। वह नाव इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर रमेश की आंखें चमक उठीं। रमेश ने अपनी दूसरी इच्छा में कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मछलियाँ हमेशा भरपूर हो जाएं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूं। तो जिन ने फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और समुद्र में मछलियों की भरपूर मात्रा पैदा हो गई। तो रमेश ने अब हर दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी और जल्दी ही वह गांव में सबसे अमीर मछुआरा बन गया। लेकिन जब रमेश ने अपनी तीसरी इच्छा की बात सोची तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। उसने सोचा कि क्या मुझे और धन चाहिए या समृद्धि, लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर मेरे पास खुशियाँ बांटने वाला कोई ना हो। तो रमेश ने सोचा कि उसे अपनी ज़िंदगी में एक साथी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ खुशी बांट सके। उसने जिन से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सुंदर पत्नी मिले जो मेरे साथ जीवन बिताए। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले ही पल एक खूबसूरत युवती समुद्र के किनारे पर प्रकट हुई तो उसका नाम था सुमिता। रमेश और सुमिता ने जल्दी ही शादी कर ली और उनका घर खुशियों से भर गया। रमेश ने अब जो भी धन कमाया उसे दुनिया के साथ मिलकर खर्च किया। वह दोनों समुद्र के किनारे पर रहते थे और रमेश ने अपनी मछली पकड़ने की आदत नहीं छोड़ी और उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से सभी को प्रभावित किया और गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन एक दिन जिन ने रमेश से कहा कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि सच्ची खुशी उसी में है जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हो। तो रमेश ने जिन का धन्यवाद किया और उन्हें विदाई दी। वह जान चुका था कि सच्ची खुशी केवल धन या समृद्धि में नहीं है बल्कि अपने परिजनों के साथ बताए गए समय में है। कुछ समय के बाद रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल की स्थापना की। उसने अपने धन का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया। वह जानता था कि लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे तब वह खुशी और समृद्धि का अनुभव कर पाएंगे। गांव वाले रमेश को बहुत ही पसंद करने लगे तो उसे एक आदर्श मछुआरे के रूप में याद करने लगे। उसने जिन की सीख को अपने जीवन में उतारा और हमेशा दूसरों की मदद की।
समय बीतता गया और रमेश और सुमिता का जीवन खुशियों से भर गया। उनके 2 बच्चे हुए जिन्हें उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। रमेश ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सच्ची खुशियों का मतलब केवल खुद के लिए जीना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। गांव में सभी लोग रमेश को अपना आदर्श मानने लगे। उसकी दया और उदारता ने सबके दिलों को एक नई रोशनी दी। रमेश की कहानी धीरे धीरे गांव के बाहर भी निकलकर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन जब रमेश अपने जाल के साथ समुद्र में था तो उसने फिर से वो चमकदार चीज़ को देखा। वह वही जिन था। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने मेरे दिए हुए ज्ञान को अपनाया है। मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या तुम फिर से कोई इच्छा ज़ाहिर करना चाहोगे? तो रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है वो ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ संतुष्ट हूँ। जिन ने हंसते हुए कहा कि तुमने सही उत्तर दिया है। सच्चा धन वही है जो कि तुमने अपने दिल में पाया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे सुख दुख में। तो रमेश ने जिन की बातें अपने दिल में रखी और अपने जीवन को उसी अनुसार जिया। उसने देखा कि खुशियों का असली अर्थ दूसरों की मदद करना और अपने परिजनों के साथ बिताया गया समय है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और वह हमेशा याद रखा गया। इस तरह रमेश और सुमिता ने मिलकर न केवल अपनी ज़िंदगी में खुशियां पाईं बल्कि अपने गांव में भी एक नई रोशनी फैलाई। जिनकी दी हुई शक्तियां उनके लिए मार्गदर्शक बनी और उन्होंने सच्ची खुशी को समझ लिया। इस कहानी ने ये सिखाया कि जीवन में अपनी खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि अपने रिश्तों और इच्छाओं से होती है। जिनका दिया हुआ ज्ञान हमेशा उनके साथ रहा और रमेश ने अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य दिया, दूसरों के लिए जीना। ये इस तरह जिन और मशवरे की ये कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। कहानी ख़त्म होते ही रानी बोली कि ये बहुत सुंदर कहानी है, हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे। राजा ने कहा कि बिल्कुल, हम सोमवार को शादी करेंगे। और उसने व्यापारी के बेटे की पीठ थपथपाई क्योंकि अब वह उन्हीं के परिवार का हो चुका था। एतवार की शाम को आने वाली शादी की खुशी में पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। सब लोगों में बन और बिस्कुट बांटे गए। गली के आवारा लोग उंगलियों के बीच में सीटी बजा रहे थे। व्यापारी के बेटे ने सोचा कि मैं भी इस मौके पर कुछ करूं और वो ढेर सारी आतिशबाजी खरीद लाया। उसे लेकर बक्से में बैठा और हवा में उड़ गया। वह खूब ऊंचा उड़ा, वहां से आतिशबाजी चलाई, खूब धमाके हुए, चमक फैल गई और किसी ने पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। सारे तुर्की ज़मीन से ऊपर उछल पड़े और अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वाकई तुर्की का भगवान उनकी राजकुमारी से शादी कर रहा था। जब व्यापारी का बेटा अपने बक्से में बैठकर जंगल में लौटा तो उसने सोचा कि शहर में जाकर लोगों की बातें सुने, पता तो चले कि सब उसके कारनामों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लोग जो जो भी बातें कर रहे थे तो सब अलग अलग बातें थीं और उसका मानना था कि पूरा दृश्य बहुत ही बढ़िया था। एक बोला कि मैंने स्वयं भगवान को देखा, उसकी आंखें सितारों जैसी और दाढ़ी उछलते समुंदर जैसी थी। और दूसरा बोला कि वह आग का चोगा पहने हुए था जिसकी तहों के अंदर से सुंदर और प्यारे देवदूत झांक रहे थे। तो लड़के को सब सुनना बड़ा ही अच्छा लगा। तो कल उसका शादी का दिन था। वह जल्दी से जंगल में वापस लौटा ताकि आराम से अपने बक्से में सो सके, पर बक्सा था कहाँ, वह तो जलकर राख हो चुका था। तो आतिशबाजी से निकली हुई एक चिंगारी ने उसे जलाकर राख कर दिया था और बक्से का अंत हो गया। उसके साथ ही उस व्यापारी के लड़के का भी अंत हो गया। अब वह उड़कर अपनी दुल्हन तक नहीं पहुंच सकता था। बेचारी राजकुमारी सारा दिन छत पर उसका इंतज़ार करती रही। वह आज भी इंतज़ार कर रही है जबकि वह लड़का दुनिया भर को काल्पनिक कहानियाँ सुनाता फिर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ आखिरकार झूठ ही होता है। लाख यत्न करने पर भी सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही
व्यापारी के बेटे के साथ भी हुआ। आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।